नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चारधाम यात्रा मार्ग के बहाली को लेकर सीएम धामी ने कहा कि गंगोत्री मार्ग खुल चुका है, लेकिन लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर बीच बीच में संपर्क बाधित हो रहा है। उन्होंने बताया कि यमुनोत्री मार्ग पर खरसाली के पास काफी नुकसान हुआ है, जिसे दुरुस्त करने का काम तेजी से जारी है। सीएम ने भरोसा दिलाया है कि अगले 10 से 12 दिनों में इस मार्ग को पूरी तरह से ठीक कर लिया जाएगा और यात्रा सुचारू रूप से संचालित होगी। देखिए, अभी चूँकि कुछ एक स्थानों पर जैसे गंगोत्री का मार्ग है वो खुल तो गया है, लेकिन अभी कई स्थानों पर फिर भी मानसून होने के कारण से बीच बीच में संपर्क कट रहा है। यमुनोत्री मार्ग में खरसाली के आसपास काफ़ी नुकसान हुआ है। उस मार्ग को हम लोग बना रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 10-12 दिनों में पूरी तरह से हम इसको ठीक कर लेंगे, तो उस यात्रा को हम संचालित करेंगे वहाँ पर, और बद्रीनाथ, केदारनाथ, अन्य स्थानों पर हमारी यात्रा चल रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार एक व्यापक सेटलमेंट पॉलिसी लेकर आ रही है ताकि जमीनों से जुड़े विवादों का अस्थायी समाधान किया जा सके। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि नदियों, नालों समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर हुए अवैध कब्जे पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अतिक्रमण के समय पर तैनात अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही सामने आने पर उन पर सख्त कार्रवाई होगी। हमने कह दिया है कि एक पूरी तरह से इसमें एक तो हम सेटलमेंट पॉलिसी लाएंगे, दूसरा एक निर्देश ये भी दिया है कि जो भी हमारे नदी, नाले, मुहाने या ऐसी ज़मीनें हैं जो उन पर अगर कहीं पर भी अतिक्रमण होगा या कुछ होगा, तो जो उस समय के जो लोग वहाँ पर नियुक्त अधिकारी होंगे, उनकी जिम्मेदारी और उनका उत्तरदायित्व फिक्स किया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी ने हिमालयी क्षेत्रों पर शोध को लेकर कहा कि हमेशा नीति आयोग में शोध की जरूरत पर जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के अंदर भी इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और जो संस्थान इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं उनका सहयोग लेकर काम आगे बढ़ाया जाएगा। सीएम ने कहा कि इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पूरी जानकारी है और उनके मार्गदर्शन में ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, मैंने हमेशा नीति आयोग में भी अपनी तरफ से सुझाव भी दिया है, और हिमालयी क्षेत्रों के लिए निश्चित रूप से एक शोध भी होना चाहिए। इसमें हम राज्य के अंदर भी कर रहे हैं। हमारा यहाँ के जो हमारे ऐसे संस्थान जो इन क्षेत्रों में अपना शोध करते हैं, जिनकी विशेषज्ञता है, विशिष्टताएं हैं, उन सभी का हम सहयोग लेकर इस पर काम करेंगे। और बाकी देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सारी चीज़ें पहले से ही वो इनके बारे में जानकारी है, तो निश्चित रूप से हिमालयी राज्यों को पहले की तुलना में आज काफ़ी अनुदान भी बढ़ा है। जो आपदा के मद हैं उनमें भी परिवर्तन किया गया है, उससे काफ़ी सहायता मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी अपने उत्तराखंड दौरे में Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उनका उत्तराखंड से हमेशा लगाव रहा है और वो उत्तराखंड को भली भांति समझते भी हैं। इस आपदा में जो भी नुकसान उत्तराखंड को हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री जरूर सहायता भेजेंगे। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर जो आपदाएं आई हैं ये अत्यधिक भयावह थी। इसमें कई जगह जनहानि हुई है, संपत्तियों को भी अत्यधिक नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी जगह आपदा प्रभावितों को सहायता पहुंचाने का काम किया है। इस बात पर हमें गर्व है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड की इस आपदा को देखने के लिए आज स्वयं आ रहे हैं, और वो उत्तरकाशी जिले में, चमोली जिले में जो आपदाएं आई हैं उनका निरीक्षण भी करेंगे और उसके बाद अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे और जो आपदा प्रभावित हैं उनके साथ भी स्वयं मिलकर के उनसे बातचीत करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो आपदा का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। आपदा क्षेत्रों का ये निरीक्षण रहने वाला है और ये भी बताया जा रहा है कि धराली में या फिर अन्य क्षेत्रों में जहां जहां आपदा जैसे आसार बने, और इस बार क्योंकि उत्तराखंड में कई जगह ऐसी थी जहां पर भारी तबाही भी देखने को मिली, तो ऐसे में इन सभी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे और स्थिति का जायजा भी लेंगे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है इससे पहले जो टीम आई थी उसने भी पूरा सर्वेक्षण किया है और इसी के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने भी सर्वेक्षण करा करके आर्थिक सहायता की भी मदद की मांगी थी। 5700 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की गई थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी इसका जायजा लेने आ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 4:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उनके साथ मौजूद होंगे और पूरा क्षेत्रों का इस दौरान सर्वेक्षण किया जाएगा। साथ ही जो पीड़ित हैं, आपदा पीड़ित, उनसे भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। उसी के ठीक बाद एक बड़ी बैठक अधिकारियों के साथ की जाएगी, स्थिति का जायजा लिया जाएगा और लोगों के पुनर्वास को लेकर किस तरह से काम किया जा रहा है इस पर भी पूरा मंथन किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है एक बड़ी सहायता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उत्तराखंड को भी दी जा सकती है। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों का भी निरीक्षण किया है, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और आज उत्तराखंड में वो इस कड़ी में पहुंचेंगे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। उत्तराखंड में आपदा से इस बार भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं बीजेपी विधायक विनोद कंडारी का कहना है कि प्रधानमंत्री का लगाव उत्तराखंड से है और यही वजह है कि पीएम खुद उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने आ रहे हैं। विनोद कंडारी जी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, आपदा का इस बार काफ़ी भयानक रूप भी देखने को मिला उत्तराखंड में और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जायजा भी प्रधानमंत्री लेंगे? देखिए, आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी उत्तराखंड के जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने आए हैं और मुझे लगता है कि सरकार ने, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पूरा होमवर्क कर दिया है कि भाई किस तरीके का हमारा नुकसान हुआ, उसका एक जो आंकलन होता है उसको सरकार ने तैयार कर लिया है। और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करना है तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड को कुछ ना कुछ हो, इस तरीके से कुछ ना कुछ आर्थिक जो भी आपदा मद को उससे कुछ देने के प्रयास करेंगे। और मुझे लग रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री हिमाचल की तरफ भी कई प्रदेशों का दौरा उन्होंने किया, वहाँ किया और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी हमारी जो आपदा की पूरी स्टेट की जो टीम है उसने पूरा आकलन तैयार कर दिया है। और बीच में भी भारत सरकार की टीम भी, जो ऑफिशियल जो टीम है वो भी, मैं अभी अखबार में पढ़ रहा था, चमोली के दौरे पे थी, रुद्रप्रयाग के दौरे पे थी। तो निश्चित तौर पर यह है कि नुकसान बहुत हुआ है। जैसे थराली हो में बहुत नुकसान हुआ है, उत्तरकाशी में बहुत नुकसान हुआ और बहुत सारे प्रतिष्ठान बह गए, मलबे में दब गए, बहुत सारे लोगों के घर टूट गए। और मेरा मानना है कि ये तो नुकसान है, उसके साथ साथ क्या है कि जैसे एनएच का भी हमारा बहुत नुकसान है, बहुत जगह रोडें धंस गई हैं, बहुत सारी जगह पुलें बह गई हैं। और ग्रामीण स्तर की हम बात करें तो गांव के कई जगह लोगों के स्कूल को नुकसान हुआ है, कहीं जो है सरकारी संस्थाओं को भी नुकसान हुआ है। तो इसमें जो है पूरा आकलन करके भारत सरकार पे जो है भेजा है। निश्चित तौर पर भारत सरकार कुछ बहुत जो है मदद जरूर करेगी। मतलब क्योंकि आपदा का दौर तो इस बार देखा ही गया और ये भी देखा गया कि जल स्तर काफ़ी बढ़ा नदियों में। आपके क्षेत्र की क्या कुछ स्थिति भी रही और ऐसे में क्योंकि जो सड़कें बाधित थी उन पर किस तरह से कार्य किया गया? मेरी विधानसभा में ऐसा कोई नुकसान तो नहीं हुआ। कल देवप्रयाग में भूस्खलन हुआ था बारिश से पहले, जिसमें एक मकान टूट गया था, उसमें खुद मैं देवप्रयाग में गया था। और ऐसे हमारे यहाँ के नुकसान जैसे कोई गांव का रास्ता टूट गया, जैसे रोड हो गई, ब्रांच रोड हो गई, इसका नुकसान हुआ है। उसके लिए जो है कि तुरंत हमने एस्टिमेट तैयार कर दी, डीएम से मेरी मीटिंग भी हो गई है। तो आपदा मद से जो भी पैसा जारी होता है उसके जारी करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों को भारत दर्शन के लिए भी लेकर के जा रहे हैं आप और बड़ी संख्या में, क्योंकि ये तादाद बार बार बढ़ भी रही है। किस तरह से भारत दर्शन आप कराते हैं और इसके पीछे का क्या कुछ? जो भारत दर्शन कार्यक्रम मैंने 8 साल पहले जब मैं विधायक बना था तब मैंने शुरुआत की थी। और मेरी विधानसभा में जितने स्कूल हैं, हाई स्कूल के टॉपर बच्चे, उन बच्चों को मैं हर साल भारत दर्शन कार्यक्रम हमने नाम दिया है। और इस बार हम बच्चों को गुजरात लेके जा रहे हैं और हमने इसकी लगभग पूरी तैयारियां कर दी हैं। ये बरसात होने के कारण थोड़ा मुझको लेट हो गया है, क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा, कहीं रोडें ख़राब है, कहीं है। तो अभी हम इसको गुजरात ले जा रहे हैं। तो लगभग हमने पूरी तैयारी कर दी। हमारी जो हाई स्कूल के टॉपर के बच्चों की लिस्ट तैयार हो हमारे पास पहुंच गई है। तो जो हम उनका ट्रेन का भी अभी हम रिजर्वेशन कराने जा रहे हैं। अभी मैं
माननीय मंत्री जी से, रेल मंत्री से बात करूँ कि हमको यहाँ से एक अलग से डब्बा लगाया जाए, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। और ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ी को हम तैयार कर रहे हैं, और मुझे इस कार्यक्रम से बहुत खुशी मिलती है। और ये मेरा जीवन का एक ध्येय है कि अपने सुदूर गांव के जो हाई स्कूल के टॉपर बच्चों में इनके लिए कुछ कर पाऊँ, और आने वाले समय में ये उत्तराखंड के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने गांव के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सके, ऐसा मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मतलब स्वदेशी अपनाओ अभियान आप लोग चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया। किस रूप में आप इस अभियान को चला रहे हैं ताकि तमाम जो लोग हैं वो स्वदेशी को अपना सकें? देखिए, स्वदेशी हम सबको अपनाना चाहिए। स्वदेशी जितना हम अपनाएंगे, हमारे आर्थिक मुझे ग्राम आर्थिक ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम जो महिला समूह के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो हम बाज़ार में लाते हैं, तो मेरा मानना है कि स्वदेशी हम अपनाएंगे, उसमें हम सबको, नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए और अपने देश का जो प्रोडक्ट है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। विपक्ष लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहा है और अब तो प्रदेश में भी खुल करके विपक्ष के तीखे तेवर दिख रहे हैं। देखिए, प्रतिपक्ष निराश है, हताश है, और प्रतिपक्ष क्या कह रहा है इससे मुझे ज़्यादा नहीं है। हम इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी लकीर को बड़ा करना जानते हैं, हम उस पर काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी बूथ कैडर की बूथ स्तर पर हर कार्यकर्ता को खड़ा कर रखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, और आपने देखा जिस तरीके से हमारी पार्टी का काम कर, हम 24 आवर्स हमारी पार्टी हमको जो ऑन ग्राउंड पर काम करने को तैयार रहती है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। विनोद खंडारी जी हमारे साथ थे, जो कि राज्यों के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत भी कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। हरिद्वार में हर दिन सैकड़ों की संख्या में यात्री पहुंचते हैं। पावन सती घाट पर श्रद्धालु अपने प्रियजनों की अस्थियां विसर्जित करने आते हैं, लेकिन लोगों से पार्किंग के नाम पर उन्हें जबरन वसूली का सामना करना पड़ता है। कई दिनों से जारी अवैध पार्किंग पर अब नगर निगम ने संज्ञान लिया है और जांच की बात कही है। हरिद्वार के सती घाट पर वर्षों से चल रही अवैध पार्किंग अब प्रशासन के निशाने पर है। ये स्थान धार्मिक महत्व का है, जहां देश भर से श्रद्धालु अपने अति प्रियजनों की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने पवित्र यात्रा पर आते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन श्रद्धालुओं से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। कई लोगों की शिकायत के बाद नगर आयुक्त नंदन कुमार ने सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर इस पूरी व्यवस्था की जाँच कर सख्त कार्यवाही की बात कही। सती घाट पर कोई भूमि है जो कि नगर निगम के स्वामित्व की है, और उस भूमि पर नगर आयुक्त महोदय की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है कि उस भूमि पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से पार्किंग चलाई जा रही है। नगर आयुक्त महोदय के उक्त पत्र के क्रम में एसएचओ और तहसीलदार से आख्या प्राप्त की जा रही है, और उनकी आख्या प्राप्त होने पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही इसमें नगर निगम से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि चूंकि वो भूमि उनके स्वामित्व की है, तो उसमें अतिक्रमण के संबंध में कार्रवाई करें, और उसमें उन्हें प्रशासन के किसी मदद की जरूरत है तो उनको मदद दे दी जाएगी। आपने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी है? हाँ, पार्किंग का शुल्क दिया है हमने। कितना शुल्क दिया है? 70 रुपये। पर्ची प्राप्त हुई होगी? हाँ, आपको पर्ची मिली है। पर्ची में क्या 70 रुपये लिखे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैंने देखी नहीं पर्ची तो उसके अंदर, लेकिन उसमें 70 रुपये चार्ज करा हुआ। नगर निगम क्षेत्र के लोगों ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया है। अस्थि विसर्जन के लिए आए श्रद्धालुओं से अवैध वसूली की प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। ये न केवल प्रशासनिक अपराध है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा के खिलाफ भी है। लोगों का कहना है कि जहां श्रद्धालु अपने अति प्रियजनों का अंतिम संस्कार करने आते हैं, वहां किसी भी तरह का व्यापार या अवैध वसूली की जगह नहीं होनी चाहिए। मामला संज्ञान में है कि सत्यघाट पार्किंग का जो मामला है वो संज्ञान में है, और क्योंकि इसमें पहले नगर निगम की पार्टी रही है और कोर्ट के द्वारा स्टे का यथास्थिति रखने के आदेश किए गए हैं, तो जिसके क्रम में जो अगर वहाँ पे अवैध पार्किंग की जा रही है, तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस को दोनों को लिख के भेज दिया है कि इस पे नगर आयुक्त ने बताया कि निरीक्षण अभियान भी चलाया जाएगा, जिससे भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि ऐसी अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दे, ताकि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनी रहे। जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है इसको करें, और मेरी बात भी हो गई उनसे, तो शीघ्र ही सिटी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस के द्वारा इस पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग कार्रवाई होनी है वो करेंगे। कांग्रेस नेता ने भी इसे निंदनीय और अमानवीय कार्य बताया है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि स्थानीय नेता और कुछ गुट मिलकर इस अवैध पार्किंग को चलाते आ रहे हैं। देश भर से श्रद्धालु अपनी श्रद्धा भाव से सती घाट पर अस्थि विसर्जन करने आते हैं, लेकिन बदले में उन्हें वसूली का शिकार होना पड़ता है। ये पवित्र स्थल कमाई का केंद्र नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए शांति और स्नेह का स्थान होना चाहिए। मेरे ख्याल तो सती घाट पे कोई अवैध पार्किंग नहीं चल रही। वो तो हमारे जो विकास पुरुष है हरिद्वार के, उनकी वो निजी जमीन है, उन्हीं ने शायद वो पार्किंग चलवा रखी है। मेरे ख्याल से उनके निजी जमीन है, मेरे ख्याल से यहाँ के जो विधायक हैं वर्तमान, उन्हीं के द्वारा चलवाई हुई है। उनकी निजी जमीन होगी मेरे ख्याल से। भाजपा है, भाजपा हिंदू धर्म की रक्षक है और हमारे आदरणीय विधायक जो यहाँ के विकास पुरुष हैं, उन्हें 5वीं बार जनता ने जिताया, तो कुछ सोच समझ के जिताया होगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि वो माननीय हमारे शहर के विकास पुरुष विधायक ने वो पार्किंग शुरू कराई है। ये केवल एक प्रशासनिक मामला नहीं है, ये संस्कृति, परंपरा और धर्म की रक्षा का सवाल है। हर श्रद्धालु की ये अंतिम यात्रा शांतिपूर्ण और सम्मानपूर्वक होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल में आई आपदा के बाद कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कमेटी के अध्यक्ष अजय कोठियाल ने बताया कि रिपोर्ट में कैसे आपदा से प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाई जाए और जिन लोगों की मौत हुई है उनके शवों को मलबे से बाहर निकालने को लेकर प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि पुनर्निर्माण को लेकर किन किन चीजों की आवश्यकता है और कैसे पुनर्निर्माण करना है, इस पर भी निर्णय लेने की आवश्यकता है। फिलहाल सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है, अब फैसला सरकार को लेना है। मेरे को सीएम साहब ने, धामी जी ने भेजा था अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके कि जाऊं और जाकर के पहले तो देखूं किस प्रकार के असर आ रखे हैं डिजास्टर के पूरी धराली घाटी में और हर्षिल घाटी में, और उसके बाद में आगे हमें क्या प्रोसेस करनी चाहिए। तो उसी के बेसिस पे एक जो एनआईएम के पुराने इंस्ट्रक्टर्स हैं और जो धराली के प्रॉपर रहने वाले जो लोग हैं उनको लेकर के मैं गया था। 4 लोगों की टीम, हम 2 दिन वहाँ रुके थे। उसमें फिर जो आपदाग्रस्त लोग हैं उनसे मिले, उसके बाद जो डैमेज हुए हैं, किस प्रकार से प्राकृतिक डैमेज हुए हैं उनको हमने देखा। उसके बाद में वहाँ पे किस प्रकार से एजेंसीज काम कर रही हैं, जो कि इनिशियली तो रेस्क्यू है और उसके बाद में रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस में जाएं, उसको देख करके और फिर डैमेज जो हो रखे हैं प्राकृतिक के डैमेज, उससे कहाँ पे असर आ रखा है। जैसे किसी जगह में झील बन गई, किसी जगह में सड़कें ऐसी टूट रही हैं कि वो पहाड़ ना बार बार नीचे आ रहे हैं जब सड़कों का दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो उन्हीं के बेसिस पे फिर हमने एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट को मैंने गवर्नमेंट को सबमिट करा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम हमेशा उत्तराखंड को अपना परिवार बताते हैं, लेकिन पीएम को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण नहीं बल्कि परिवार से मिलने जमीन पर उतरना चाहिए और पीड़ा समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस प्रधानमंत्री से मुलाकात कर आपदा प्रभावितों की व्यथा, महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न और मुआवजे की मांग को सामने रखना चाहती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि आपदा प्रबंधन में प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने जसपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास को लेकर 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा है। इस मौके पर विधायक के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं विधायक आदेश चौहान ने बताया कि क्षेत्र के विकास के लिए कई सालों से मांग उठाई जा रही है। हमारी प्रमुख मांग रोडवेज, बस स्टैंड, पॉलिटेक्निक कॉलेज और तीर्थनगर डैम को राजस्व ग्राम घोषित करने की है। हमारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने महामहिम राज्यपाल के लिए ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया है, क्योंकि लगभग 25 वर्ष इस प्रदेश को बने हुए और लगभग 8.5 साल मुझे विधायक बने। मैं ये मांग शुरू से ही उठाता आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि राज्यपाल निर्देशित करें सरकार को
कि जो हमारा स्थापना दिवस आने वाला है उसमें इन मांगों को रखा जाए, उनकी घोषणा। क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ रोडवेज बस स्टैंड नहीं है। लोग, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार सड़कों पर खड़े रहते हैं, बसों का इंतजार करते रहते हैं। धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, दुर्घटना का भी चांस बना रहता है। दूसरा, हमारा यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज काशीपुर में काफ़ी भीड़ है और हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक होना चाहिए। हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, तो यहाँ पॉलिटेक्निक की स्थापना हो, उसकी मांग भी हमने कर रखी है। एक हमारे यहाँ तीरथ नगर डाम एरिया है जिसकी मांग हमने करी कि भाई इसको या तो राजस्व ग्राम घोषित किया जाए या इसको किसी ग्राम सभा से जोड़ा जाए। उनको बहुत ऐसी सुविधाएं जो भारत सरकार से मिलने वाली है, उत्तराखंड सरकार से, जो उनको नहीं मिल पाए। एक हमारे यहाँ फेज 2 जसपुर में पेयजल की समस्या है, गर्मियों में जो हमारी नई आबादी बढ़ चुकी है, पानी की दिक्कत है। ज्योतिर्मठ क्षेत्र के चाय गांव में सीता माता को समर्पित अति प्राचीन मंदिर है, जहां सीता माता पाषाण शिला रूप में विराजित हैं। दरअसल इस प्राचीन मंदिर के हाल बेहाल हो गए हैं। वहीं पौराणिक मंदिर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने इस मंदिर के जल्द जीर्णोद्धार के लिए बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को ज्ञापन सौंपकर जल्द पुनर्निर्माण के लिए टेंडर जारी करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि इस पौराणिक सीता माता मंदिर की इस हालात से चाय गांव सहित पूरे क्षेत्र के लोग आहत हैं और बीकेटीसी की ओर से जल्द टेंडर जारी नहीं होने पर चाय गांव के ग्रामीण धरना प्रदर्शन और जन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। इसके अलावा बीकेटीसी की ओर से भी आश्वासन दिया गया है कि जल्द इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्योतिर्मठ प्रखंड की कल्प घाटी की आराध्य मां कालिका की देवरा यात्रा में ठुमक गांव के बजीर देवता से भेंट की। उसके बाद चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के धाम पहुंची, जहां तीर्थ यात्रियों ने पुष्प वर्षा कर देवरा यात्रा का स्वागत किया। वहीं मां कालिका का भगवान रुद्रनाथ से देव मिलन भेंट हुई। इस पावन अवसर पर पुजारी और श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें कि कल्प घाटी की देवी कालिका मां करीब 34 सालों के बाद देवरा रथ यात्रा पर निकली हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।